शुक्रवार को शानदार रूप से मैच का रुख पलटा था इंडिया ने रविवार को दहाड़ते हुए मैच को अपना बना लिया। 434 रन टेस्ट इतिहास में इंडिया का सबसे बड़ा विक्ट्री। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी पर। राजकोट टेस्ट का एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय मांजरेकर। संजय, गिवन एवरीथिंग, हमने जितने पहलू डिस्कस किए थे इस मैच के पहले, इस मैच के दौरान, तसल्ली वाली जीत है ये। बिल्कुल, क्योंकि ये वो जो घूमने वाले पिचेस होते हैं भारत के, यहाँ पर काम आसान हो जाते हैं भारतीय स्पिनर्स के द्वारा। उस तरह के पिचेस नहीं थे पिछले मैच में भी, और जो पिच था बहुत ज्यादा और जिसमें टर्न था वो मैच भारत हार गई। तो अच्छे पिच के ऊपर, और मुझे लगता है कि चौथे दिन पर भी पिच काफी अच्छा था, वहां पर इस तरह से इंग्लैंड को ऑल आउट करना। और ये ना भूले किस तरह की भारतीय बैटिंग लाइनअप है, किस तरह का भारतीय स्लिप कॉर्डन है, नए नए चेहरे, नए नए खिलाड़ी, उसके बावजूद इस तरह से जीतना। और इंग्लैंड काफी दिग्गज टीम है। जी हाँ, स्पिन गेंदबाजी थोड़ी सी कम है, तो गर्व होने की बात है। जी हाँ, और शुरुआत करते हैं गेंदबाजी से, क्योंकि भले ही 555 के ऊपर का पहाड़ खड़ा कर दिया था सामने, इसी पिच पर चौथे दिन के शुरुआती दौर में इंडिया ने करीब 47 ओवर में 230 से ज्यादा रन बनाए थे, सिर्फ 2 विकेट खोए थे। तो वो गेंदबाजी का जो प्रदर्शन था, पहला इनिंग्स तो था ही प्रेज वर्दी, जैसा आपने पिच डे 3 के बाद बताया, पर इस पारी पर आपकी राय? आप असलियत देखिए जो थी चौथे दिन पर, कि जिमी एंडरसन, जो अब उनका स्पीड 120 के करीब गया था, उनको कोई भी मदद पिच से भी नहीं मिल रही थी, थोड़े से थके हुए भी थे। बाकवुड, जिन्होंने बहुत दम लगा के गेंदबाजी पहली इनिंग में की थी, वो उसी तरह जोश से गेंदबाजी नहीं कर पाए। और उनके जो स्पिनर्स है, जब जो रूट जो पार्ट टाइम स्पिनर होते हैं आम तौर पे, जब इतनी गेंदबाजी करते हैं, और फिर दो स्पिनर्स जो बहुत कम एक्सपीरियंस है, फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस भी बहुत कम है, तो इस तरह का बॉलिंग अटैक हमारे जो भारतीय युवा बल्लेबाज जो है, जो बहुत सारी बैटिंग की हुई, यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज, सरफराज खान जैसे बल्लेबाज, इनके लिए भी ये अटैक बहुत ज्यादा मैनेजेबल है। और सबसे अच्छी बात भारत के लिए, और एक चिंताजनक बात इंग्लैंड के लिए ये थी कि उनके स्पिन अटैक को और उनके बॉलिंग अटैक को जिस तरह से हमारे युवा बल्लेबाजों ने जिस तरह से उनकी पिटाई की है, ये सबसे चिंताजनक बात है इंग्लैंड के लिए। और भारत के लिए फिर से एक पता चलता है कि जो बैटिंग कल्चर है भारत में, क्योंकि जब कोई भी युवा बल्लेबाज भारतीय स्तर पे पहुंच जाता है तो कितना काबिल बल्लेबाज होता है। चौथी पारी में गेंदबाजी को लीड किया रविंद्र जडेजा ने। उनका 13वां 5 विकेट हॉल टेस्ट मैचेस में। उनके रेगुलर कंपेनियन रविचंद्रन अश्विन वापस आए फील्ड पे, जो कि एक खुशखबरी सबके लिए, अश्विन के लिए, फॉर द काइंड ऑफ फेज ही हैड लास्ट कपल ऑफ डेज। पर जडेजा ने अपने दोस्त को कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा आराम करिए, मैं संभाल रहा हूँ। एक 5 विकेट हॉल आखिरी दिन पर, और मैच की शुरुआत उन्होंने की थी विद दैट सेंचुरी। 33 पर 3 पर वो बल्लेबाजी करने आए थे। क्या ही कहा जाए सर के बारे में। देखिए, वो जो शतक भी उन्होंने बनाया, बहुत ही महत्वपूर्ण शतक था। 3 विकेट गिरे थे 33 के स्कोर पे, और 5 नंबर पे आए थे, तो ये रोल थोड़ी जिम्मेदारी और बढ़ी। और जब कोई बल्लेबाज 6, 7, 8 नंबर पे रन बनाता है, थोड़ा सा आसान होता है जब उनको बताया जाता है कि आप नंबर 5 पे जाइए, और जैसे प्योर बल्लेबाज होता है उस तरह आपसे उम्मीद है खेलने की, और उसी तरह वो खेलते हैं। तो वो 100 रन जो उन्होंने बनाए बहुत ही वैल्यूएबल थे। प्लस जो कमबैक भारत ने किया तीसरे दिन पर, जब मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिए, कुलदीप ने 2, तो जाडेजा ने 2 जल्दी विकेट लेकर वो जो बढ़त थी वो और भी बड़ी कर दी। और फिर अंत में जो फाइनल इनिंग्स में जब 3 टॉप ऑर्डर विकेट्स जब उन्होंने लिए, तो मैच को बिल्कुल उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन एक एडवांटेज जो था इस बार आखिरी इनिंग में, जो हैदराबाद में नहीं था। अब इंग्लैंड के बल्लेबाज थोड़े से प्रेशर में आ गए थे, और जैसे पुराने इंग्लैंड के बल्लेबाज जैसे खेलते थे भारतीय पिचेस के ऊपर, उस तरह से ये खेल रहे थे। फिर जाडेजा ने देखा कि ये तो ये विश्व मैं जानता हूं, और उस पर तो वो बिल्कुल हावी होते। जी हाँ, ये जो चौथी पारी थी, ये इंग्लैंड के बेसबॉल ईरा में स्लोएस्ट इनिंग्स है उनकी। इतना इतना लो रन रेट उनका किसी भी पारी में नहीं रहा है जब से मैकलम कोच बने हैं। तो जडेजा का जादू रहा पूरे मैच पर। सर, मेरे अनुसार सबसे जादुई पल
इस मैच का, खासतौर से आखिरी दिन का वो जो दौर था, बीच में 20-25 ओवर जब यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान पूरे तरह से टूट पड़े इंग्लैंड की गेंदबाजी पर। बेहद हार्ट वार्मिंग किस्सा, कंसिडरिंग ये दोनों कुछ साल पहले तक ही मुंबई के मैदान में एक साथ खेला करते थे। और ये थोड़ा बहुत मैं कहना चाहूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि बम्बई के बारे में बात करें कि बम्बई में बहुत कुछ स्पेशल है। लेकिन एक चीज है कि बम्बई के बल्लेबाज जो होते हैं, अगर उनकी उम्र 17-18 हो, तो बाकी जो आम तौर पे बल्लेबाज आप देखेंगे उससे बहुत ज्यादा वो बल्लेबाजी कर चुके हैं। मैंने आज ब्रॉडकास्ट में भी कहा कि तेंदुलकर ने अपना डेब्यू 16 साल की उम्र में किया, लेकिन 20,000 घंटे उन्होंने बैटिंग की होगी जब टेस्ट डेब्यू उनका हुआ। तो हम समझते कि केवल 16 साल के हैं, लेकिन जो बल्लेबाजी आपकी इंप्रूव होती है और मैच में खेलना, जो एक माहौल होता है, अगर आप ढेर सारे मैचेस खेले हो, हजारों मैचेस, तो वो आपको, जब यशस्वी जायसवाल को आपने देखा और खास तौर पे सरफराज को, तो पता चलता है कि ये माहौल उन्होंने अपने जीवन में बहुत बार देखा है। जैसे तेंदुलकर 16 साल की उम्र में बिल्कुल वहां पर सेट लग रहे थे, उसी तरह सरफराज और यशस्वी जायसवाल। और इसके पीछे रहस्य यही है कि ये लोग मैचेस बहुत ज्यादा करते हैं। सिर्फ नेट प्रैक्टिस आपको ये सब सिखाता नहीं। और सरफराज जिस तरह से रनिंग बिटवीन द विकेट, बॉल गैप्स में डालना, और एक बार डांटे भी यशस्वी जायसवाल को, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में शायद यशस्वी जायसवाल उनके सीनियर है, लेकिन जो नीचे का लेवल का क्रिकेट है, वहां पर तो सरफराज खान उनके बहुत ज्यादा सीनियर है। तो वो एक पल देखने में बहुत मजा आया। और अंत में जब 200 रन बने यशस्वी जायसवाल के, तो जब उन्होंने अपने हाथ ऊपर किए, तो उसी दौरान भागते हुए सरफराज खान ने भी किए, और वो जो फिर झपटी लगाई, वो देख के बहुत अच्छा लगा। तो ये जो पल है जहां पर थोड़े से भावनाएं ज्यादा आप देखते हैं और एनालिसिस कम करते हैं, ये बहुत आज एक अविस्मरणीय मेरे लिए दिन था। परफेक्टली सेड। अब बल्लेबाजी का जो प्रदर्शन रहा भारत का इस मुकाबले में, कंसिडरिंग एवरीथिंग वी डिस्कस्ड, की इतनी युवा बल्लेबाजी लाइनअप और भी एक्सपीरियंस, जो कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे वो भी मिसिंग है, राहत की सांस लेगी टीम मैनेजमेंट। भले ही पिच ये सबसे आसान पिच था बल्लेबाजी के लिए अब तक इस सीरीज में, पर एक टीम का दो बार दोनों पारियों में 400 रन बनाना, ये आखिरी बार टेस्ट मैच में हुआ था 2009 में। जी हाँ, और कहीं ना कहीं ये भी कहना चाहिए, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ये एंगल है कि जब पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीते एक टर्नर के ऊपर, तो उसके बाद एक्चुअली इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो गया मैच जीतना, क्योंकि उसके बाद मुझे नहीं लगता है भारतीय टीम उनको इतना ज्यादा घूमने वाला पिच देंगे, क्योंकि जब उनके 3 स्पिनर्स उस पर गेंदबाजी करते हैं, तो उनको वो भी थोड़े से डेंजरस हो जाते हैं, और फिर भारतीय युवा बल्लेबाज है वो भी थोड़ा स्ट्रगल कर जाएंगे। लेकिन सरफराज खान के आने से टर्निंग पिचेस पे थोड़ी सी मजबूती भारतीय बल्लेबाजों को, भारतीय लाइनअप को मिल गई है। तो अब रांची में भी मुझे लगता है इसी तरह का पिच होगा, और अगर इसी तरह का पिच होगा, तो फिर ये जो 3 स्पिनर्स हैं इनके, तो वो मुझे नहीं लगता कि और ज्यादा इससे कुछ बेहतर काम कर सकते हैं। इनफैक्ट जैसे सीरीज बढ़ती जाएगी और पिचेस ऐसे ही रहेंगे, तो फिर भारतीय बल्लेबाज उन पे और ज्यादा हावी हो जाएंगे। जिमी एंडरसन अगला मैच मुझे नहीं लगता वो खेलेंगे। तो बॉलिंग अटैक इस युवा बल्लेबाजों के लिए भी बहुत ज्यादा मैनेजेबल हो जाएगा। तो बॉलिंग अटैक की इश्यूज तो है ही, लेकिन आई एम श्योर इंग्लैंड जब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, बल्लेबाजी पर ध्यान देना भी अनिवार्य। इतना तो हम समझ सकते हैं कि अंदाज वो नहीं बदलेंगे, और क्यों बदले, इट हैज बीन सो सक्सेसफुल उनके लिए। पर राजकोट से रांची का सफर तय करते हुए कौन से एस्पेक्ट्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है अभी इंग्लैंड के लिए? मुझे नहीं लगता कि कुछ बल्लेबाजी के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप सोचने लगे और थोड़ा सा डाउट करने लगे अपने अप्रोच के ऊपर, फिर तो ना आप इधर के ना उधर के ऐसे रह जाएंगे। जॉनी बेस्टो, ये इनको जब मैं देखता हूँ, और पिछले टेस्ट मैच में दूसरी इनिंग में जिस तरह से आउट हुए, लगता है कि उनका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो गया है। तो उनको थोड़ा सा लिफ्ट करना होगा। और अगर पिचेस ऐसे ही रहेंगे, तो स्पिनर्स उनके ऊपर लगातार हावी हो जाएंगे। तो वो एक कड़ी है, जॉनी बेस्टो जो 5 नंबर पे आते हैं।
तो वो एक समस्या है। जो रूट के रन ना होना, ये एक और भी एक दूसरा उनके लिए प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं शायद वहां पर मैं समझता हूँ अगर बेन स्टोक्स प्योर बल्लेबाज की भूमिका निभा रहे तो शायद वो ऊपर आ जाए और थोड़ा सा हेल्प करे जॉनी बेयरस्टो को कि आप नीचे खेलो, क्योंकि अभी जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, लगता है कि बेन स्टोक्स जब आ रहे हैं तो समस्या और संकट ऑलरेडी वहां पर हुआ है और उसको थोड़ा सा उनको फेस करना पड़ता है। तो शायद अगर ऊपर आ जाए एक क्रम तो संकट होने से अपने टीम को बचाए। चलिए देखते हैं क्या चेंजेस लाते हैं इंग्लैंड इस 4 दिन के गैप में। राजकोट से रांची का सफर तय करेंगे अब दोनों टीम्स, और साथ में संजय मांजरेकर भी। तो सर, वी विल लुक फॉरवर्ड टू योर कंपनी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए थ्रू द थैंक यू कोर्स सर। ऑफ दिस थैंक यू। राजकोट। और धन्यवाद। थैंक यू। सीरीज के कवरेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए ESPN क्रिक इन्फॉर्म मैच डे हिंदी पर।